मदन मोहन मालवीय जी के मातृभाषा के प्रति स्नेह, प्रेम और उनके द्वारा किए गए योगदान की स्मृति में हम लोगों ने यह व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की है। आपके और अतुल जी के बीच से हटते हुए मैं अतुल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार हमसे साझा करें। माननीय अतुल जी। श्रीमान राघवेंद्र जी, श्रीमान संजय जी और सभी विद्वान श्रोतागण, आज देश और पूरा विश्व एक विशेष परिस्थिति से पसार हो रहा है। चीनी कोरोना वायरस का पूरे विश्व में प्रकोप है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रत्यक्ष कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं कर सकते, परंतु ये सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ वार्तालाप आयोजन करना, इस क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ये ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके बारे में कुछ मिनटों में प्रकाश डालना असंभव बात है। मैंने जब पंडित जी के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया तो जैसे जैसे पढ़ता गया ऐसा मेरा उसके बारे में मान सम्मान बढ़ता गया कि एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने समाज जीवन के किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। समाज जीवन के सारे विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सिर्फ विचार ही व्यक्त नहीं किए, प्रत्यक्ष ठोस कार्य किया और समाज को, देश को एक दिशा भी देने का प्रयास किया। ऐसे महामानव इसलिए पंडित जी के पहले किसी को महामना नहीं कहा गया, उसके बाद भी कोई महामना की उपाधि किसी को नहीं दी गई। वास्तव में वो महामानव थे जिसका संपूर्ण जीवन समाज और देश और राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित था। सामान्य परिवार में जन्मे थे प्रयागराज में। वो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद फिर वो पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने लगे। बाद में फिर उन्होंने विधि की शिक्षा ली, LLB की डिग्री प्राप्त की और प्रयागराज में ही पहले जिला न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। कुछ साल पूर्व में उन्होंने एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक आचार्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। तो शिक्षा तो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। पूरे जीवन भर वो शिक्षा के कार्य से जुड़े रहे। उन्होंने स्वदेशी के लिए काम किया, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने गौरक्षा के लिए काम किया, गंगा अविरल बहती रहे उसके लिए उन्होंने काम किया। आज हरिद्वार में जो कई वर्षों से गंगा आरती हर दिन शाम को होती है, वो प्रारंभ करने का श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। वो एक शिक्षक के साथ एक बहुत श्रेष्ठ अधिवक्ता भी थे और पूरा जीवन धर्म आधारित उन्होंने जिया था। धर्म यानी आज जो धर्म की एक विकृत व्याख्या की गई है संप्रदाय मजहब के रूप में, वो नहीं धर्म, लेकिन एक जो हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में धर्म जो एक कर्तव्य के रूप में जो माना जाता है, ऐसा श्रेष्ठ जीवन वो जिए थे। उन्होंने कांग्रेस में 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जब मतभेद, विचार भेद भी हुआ कांग्रेस में, तो कांग्रेस से त्याग पत्र तो दिया, परंतु जीवन भर कांग्रेस से फिर भी जुड़े रहे। ये जो उनकी मन की व्यापकता है वो बताता है कि विचार भेद हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज समाज जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों ने ये बात बहुत स्मरण रखने लायक बात है। बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होते तो मतभेद तो होते रहते,
लेकिन मनभेद कतई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन मालवीय जी का था। बहुत एक समय ऐसा था कि उनकी वकालत बहुत ही एक श्रेष्ठ दर्जे की वकालत उनकी चल रही थी, और उस जमाने में कहते हैं कि लाखों रुपया की वकालत थी उनकी। ऐसे समय में उन्होंने 2004 में विचार किया कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए देश में, जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा, हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय कार्य करे। और 2011 से प्रत्यक्ष उन्होंने विश्वविद्यालय का काम प्रारंभ किया। जब उन्होंने काम प्रत्यक्ष प्रारंभ किया तो एक बार उनके पिताजी ने सुबह सुबह उनको पूछ लिया कि तुमको विश्वविद्यालय स्थापित करना है या वकालत करनी है। बस पिताजी के इस एक वाक्य से उन्होंने उसी दिन से सारी वकालत, लाखों रुपया की जो वकालत थी, वो छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने जीवन भर समाज सेवा के कार्य में भी लगे रहे। परंतु उन्होंने वकालत छोड़ने की प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद भी व्यक्ति देश और समाज के हित में जब कार्य आता है तो कैसे विचार करता है, उसका एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रेरणादायी उदाहरण है मालवीय जी का। जब चोरी चोरा कांड में 170 लोग पकड़े गए थे और उसके लिए कोई वकील नहीं मिल रहा था, कोई अधिवक्ता उनको नहीं मिल रहा था, उनके लिए कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे समय में पंडित जी ने अपनी प्रतिज्ञा को भी एक तरफ रखते हुए उसी विशेष परिस्थिति में इस केस के लिए उन्होंने फिर से काला कोट पहनकर वो अपने कोर्ट में गए और 177 में से 156 लोगों को निर्दोष छुड़ा दिया उन्होंने। उस समय सारे न्यायमूर्ति, जजिस, ये अंग्रेजी होते थे, परंतु जब महामना जी अपनी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो उस समय 3 बार जज ने अपने स्थान से खड़े होकर मालवीय जी को सम्मान दिया था। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व ये था। इस उदाहरण से ध्यान में आता है कि समाज और राष्ट्र हित उसके केंद्र में था, अपनी प्रतिज्ञा अपने केंद्र में नहीं थी उनको। और फिर से उस एक बार केस लड़कर बाद में फिर से अपने काम में लग गए। वो इतने अच्छे वक्ता थे कि वो अंग्रेजी में अपना वक्तव्य देते थे तो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी उनको सुनने के लिए आते थे, और पंडित जी 2, ढाई, 3 घंटा तक अपना वक्तव्य देते थे। ऐसा इतना अच्छा इंग्लिश बोलते थे वो मालवीय जी कहते थे कि मुझे बोलने में, वक्तव्य में सहजता तो हिंदी में ही लगती है। यानी अपनी भाषा, मातृभाषा का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उस समय न्यायालय में तो अंग्रेजी बोली जाती थी पूर्ण रूप से, लेकिन आज न्यायालयों में जो हिंदी में कार्य चल रहा है, जिला न्यायालयों में तो अनेक राज्यों में हिंदी में काम चल रहा है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो उच्च न्यायालय में भी हिंदी में काम चल रहा है। उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो पंडित जी को जाता है। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के साथ लगातार स्थापित करके उनको अपने तर्क से उनको सहमत किया, और उसके पहले न्यायालय में उर्दू में ही सारा काम चलता था, और पंडित जी के प्रयास से ही न्यायालयों में हिंदी का कार्य प्रारंभ हुआ।
इसलिए आज जो भारतीय भाषा अभियान आज कार्य कर रहा है, उसकी नींव पंडित जी के कार्य में है। मुझे लगता है इसलिए भारतीय भाषा अभियान ने पंडित जी पर विभिन्न प्रकार के विषय को लेकर व्याख्यानमाला आयोजित की है। पंडित जी शिक्षा के लिए समर्पित थे, तो उस समय उन्होंने, अंग्रेजों का शासन था, ऐसे समय में सब प्रकार से प्रयास करके और देश भर से पैसे इकट्ठे किए। तो कहते थे कि ये मालवीय जी को मजाक में थे कि देश का सबसे बड़ा भिखारी है मालवीय जी। और उन्होंने उस समय लाखों रुपये, 50 लाख से अधिक लाख रुपये उन्होंने एकत्रित किए देश भर से। और जो आज काशी विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजी में BHU कहते हैं लोग, वो आज जो वाराणसी में खड़ा है, उसका श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। वो 1919 से लेकर 39 तक 20 साल तक वहां कुलपति रहे, और बाद में आजीवन रेक्टर के रूप में भी वो रहे। उनका शिक्षा के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण था? एक बार एक विद्यार्थी उनके घर में मिलने गया, यानी इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सामान्य विद्यार्थी सहजता से उनको मिलने उनके घर जा सकते थे। और उन्होंने कहा कि मामना जी, मेरे पास परीक्षा के शुल्क भरने के लिए, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और मुझे परीक्षा में नहीं बैठने दिया। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं व्यवस्था करूंगा। उनके शिक्षक को बुलाया गया कि भाई, क्यों इस बच्चे को आप परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे? पैसा नहीं है तो उसकी व्यवस्था हम करनी चाहिए। तो शिक्षक ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है पंडित जी, उनको पैसा तो घर से आते हैं, लेकिन वो उड़ा देता है अलग अलग कामों में, और फिर कहते मेरे पास पैसा नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि वो बच्चा कितने साल से हमारे यहाँ पढ़ रहा है? तो शिक्षक ने कहा कि 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल से बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, और इस प्रकार का अगर काम कर रहा है, तो इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है क्या? यानी बच्चा जो भी गलत सही करता है, उसका दायित्व शिक्षक का है। और फिर कहा कि ये सारी चर्चा बाद में करेंगे, अभी उनको परीक्षा दे, और परीक्षा का फॉर्म उनको भरवा दीजिए। यानी विद्यार्थियों और शिक्षकों के क्या दृष्टिकोण उनका था। और आज जब हम ये चीनी कोरोना महामारी के युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं, पंडित जी जब काफी बीमार स्थिति में थे, 80 से ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, उनके साथ उस समय एक त्रिपाठी जी 30 दिन तक रहे थे। उन्होंने लिखा है कि इस उम्र में जब व्यक्ति को चलना मुश्किल हो रहा था, बैठना मुश्किल हो रहा था, तो भी सुबह 7 बजे से लोगों की, मिलने वालों की भीड़ लग जाती थी, और 7 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार वो कार्यरत रहते थे। गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए वो सक्रिय रूप से अपना कार्य निर्वाह करते थे। उन्होंने लिखा है कि कोई भी वहां से निराश होकर वापस नहीं जाता। उन्होंने दलित उद्धार के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए, कांग्रेस में भी एक गरम दल और नरम दल कहा जाता था, तो उनके रूप, मध्यस्थी के रूप में अगर कोई व्यक्तित्व था तो वो मालवीय जी थे। ऐसा एक श्रेष्ठ जीवन जिन्होंने जिया, और समाज जीवन में अनेक काम, अनेक संस्थाएं जो आज मिलकर करती है, ऐसे सारे काम एक व्यक्ति ने किए।
ऐसे श्रेष्ठ समाज सेवक, राष्ट्रभक्ति, शिक्षा के पीछे समर्पित ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। ऐसे महापुरुष के जीवन पर कुछ विचार रखना या कुछ बात रखना अपनी, ये अपने आप पर संस्कार करने वाली बात है। इस दृष्टि से मालवीय जी के जीवन पर जब जब मुझे बोलने का अवसर मिलता है तो मैं कुछ उनकी किताबें देखता हूँ और अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे हर बार एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है और एक नया उत्साह कार्य करने का प्राप्त होता है। ऐसे मालवीय जी को, पंडित मालवीय जी जिनको भारत रत्न भी अंत में प्राप्त हुआ, इनके चरणों में विनम्र नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। वास्तव में मालवीय जी महामना थे और अतुल जी ने उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। अतुल जी वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय भाषा अभियान को भारत के प्रथम नागरिक यानी कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाया है और उसका सकारात्मक परिणाम भी नजर आया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक वर्नाकुलर जजमेंट्स के रूप में है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को 6 भाषाओं में अनुवादित करके जनता के लिए पेश किया गया है, ताकि जनता उन जजमेंट्स के, उन निर्णयों के सार तत्वों को समझ सके और लाभान्वित हो सके। अतुल जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, उनका हृदय से धन्यवाद। अब मैं अपने दूसरे वक्ता श्री राघवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना इस विषय पर और भारतीय भाषा अभियान की कुछ गतिविधियों पर चर्चा करें। समय की सीमा है, थोड़ा सा सारगर्भित रहेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम को कंप्लीट कर पाएंगे। राघवेंद्र जी। धन्यवाद संजय जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, ये मंच दिया, इस मंच के माध्यम से अपनी बात साझा करने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा देश त्रस्त है। ऐसे में देवी जी हम सभी की रक्षा करें, ताकि हम अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवेश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए कार्य कर सकें। सभी से अनुरोध है कि जो सरकारी नियम है, जो सरकारें हमें सुझाव दे रही समय समय पर, हमें उनकी बातों का पालन करना चाहिए और समुचित दूरी बनाकर रहें, ताकि अपने आप को और समाज को सुरक्षित रख पाए। मैं श्री संजय पाठक जी, दिव्यांश जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसा मंच उपलब्ध कराया, जो इस महामारी के दौर में भी, जो हम घरों में बैठे हुए हैं, यहाँ से अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं। अतुल भाई जी कोठारी, शिक्षाविद, राष्ट्रीय महासचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं संरक्षक भारतीय भाषा अभियान को विशेष रूप से हम साधुवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में भारतीय भाषा अभियान, अन्य क्षेत्रों के साथ भारतीय भाषा अभियान के विषय में चिंतन किया और न्यायालयों में भी मातृभाषा का उपयोग हो, इसके लिए उन्होंने भारतीय भाषा अभियान को अपने संरक्षण में आरंभ कराया। 2015 से ही एक ऐसी मुहिम छिड़ी जिससे आज पूरा भारतवर्ष मातृभाषा में कार्य करने के लिए न्यायालयों में अपनी बातें रखने लग गया है। यह संगठन कुछ एक व्यक्तियों से शुरू हुआ था और आज पूरे भारतवर्ष में एक विशाल वृक्ष की तरह से खड़ा हुआ है।